6 इंटू 6 36 ही बनेंगे जैसे उसमें बनते थे। अब कंडीशन क्या दी है कि जो दोनों डाइस है जिनमें ये नंबर्स लिखे हैं, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रोडक्ट जो है इन नंबर्स का वो क्या मिले, आपको एक ऑड नंबर मिले। जो भी आप इन डाइस की पॉसिबिलिटी बनाओगे ना डबल डाइस की, जैसे आप उसमें बनाते हो 1 1 1 2 1 3, वैसे ही इसमें भी पॉसिबिलिटीज ऐसी बनानी है कि जो दो नंबर्स आए उनका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब अगर आप 4 के साथ कोई भी आउटकम्स लेते हो, 4 के साथ चाहे 6 लो, 4 के साथ चाहे 7 लो, 4 के साथ चाहे 9 लो, 4 के साथ चाहे 11 लो, 4 के साथ चाहे 12 लो, तो 4 क्योंकि इवन नंबर है ना, इवन नंबर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो आपको ऑड नहीं मिलेगा। आपको तो ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे पेयर्स बनाने हैं, 2 डाइस है तो पेयर्स बनाने ना, कि ऐसे पेयर्स बनाने कि ऑड आए, प्रोडक्ट करके ऑड आ जाए। तो 4 को तो किसी के साथ भी प्रोडक्ट करोगे, किसी के साथ भी पेयरिंग करोगे, 4 6 या 4 7 4 9 या 4 11 या 4 12, तो वो आपको इवन मिल जाएगा। तो 4 तो आप नहीं ले सकते हो, 6 भी नहीं ले सकते हो क्योंकि 6 भी आपको इवन मिल जाएगा। 6 को किसी के साथ भी पेयर करो, 6 4 6 6 6 7, तो पेयर करके इनके मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, तो ये आपको इवन मिलेंगे। आपको ऑड बनाने तो जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें तो हटा ही दो, 4 और 6। अब 7 देखो ऑड है, अभी 7 की ऐसे नंबर्स के साथ पेयरिंग करोगे जो इवन ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी एक नंबर इवन नहीं होना चाहिए। तो 7 की पेयरिंग में ना तो 4 के साथ करूँगी ना 6 के साथ करूँगी। 7 की पेयरिंग किसके साथ होगी, एक तो 7 के साथ ही हो जाएगी 7 7, फिर एक 7 की 9 के साथ भी हो सकती है, फिर 7 की 11 के साथ भी क्योंकि ये ऑड है, और फिर 7 की 12 के साथ नहीं क्योंकि 12 तो इवन है ना। 7 सिर्फ 9 के साथ, 7 अपने आप के साथ पेयरिंग कर सकता है, 7 9 के साथ, 7 11 के साथ, 12 के साथ भी नहीं करेगा क्योंकि वो फिर इवन है ना 12। तो आपको मल्टीप्लाई में एक भी इवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इवन मिल जाता है। ऐसे ही 9 की पेयरिंग किस किस के साथ होगी, 9 की पेयरिंग देखो 7 के साथ होगी, 9 की अपने आप के साथ भी पेयरिंग हो सकती है, 9 9 या 9 11, बट 9 12 नहीं होगा, तो 9 7 9 9 9 11। ओके, अब ऐसे ही 11 की भी करो, 11 की 7 के साथ हो सकती है, 11 की 9 के साथ हो सकती है, और 11 की 11 के साथ भी हो सकती है कि नहीं। तो ऐसे पेयर बनाने हैं क्योंकि डबल डाई से तो पेयर बना के देखने हैं, मतलब ऐसे पेयर दोनों में ना कोई भी इवन नंबर ना आए। समझ आ गया। तो ये ऐसे कितने बन रहे फेवरेबल आउटकम्स आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो ये आपको इवन नहीं मिलेगा, ऑड मिलेगा। आपको ऑड ही तो बनाना है। तो ऐसे आपके पास कितने आउटकम्स आए हैं, 9 आउटकम्स आए हैं। और आपको फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो जो फेवरेबल है वो ऊपर रखो और जो टोटल आउटकम्स है उन्हें डिवाइड में ले आओ। अब आपको कैंसिल करना है, 9 बन जा 9 4 जा, तो 1/4 इसका आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे आपको बोला है कितने पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें 100th डिजिट जो हो वो 8 हो और जो यूनिट डिजिट हो वो 5 हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले तो ये पता करना है कि टोटल 3 डिजिट नंबर होते कितने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोली है तो टोटल भी चाहिए और फेवरेबल भी चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होती है, टोटल आउटकम्स, यही तो होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर जिसकी चाहिए और टोटल नीचे होता है ना, टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल भी चाहिए और टोटल भी चाहिए हमको। तो फेवरेबल तो इन्होंने बोला है कि ऐसा हो कि 100 डिजिट पे 8 आए और यूनिट डिजिट पे 5 आए, और बाकी 3 डिजिट नंबर टोटल नंबर कितने होते हैं ये हमें पता करना पड़ेगा। तो देखो टोटल 3 डिजिट नंबर आपको पता है 100 से स्टार्ट होगा 3 डिजिट नंबर और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 999 तक। अब आपको यहाँ से यहाँ तक पता करने कितने नंबर काउंट तो कर नहीं सकते हो, तो इसकी मैंने ट्रिक आपको पहले भी सिखा रखी है। अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखने कितने हैं ये टोटल, तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगे ना, 100 101 102 ऐसे करके 999 तक 3 डिजिट नंबर। तो इसकी ट्रिक क्या होती है इन टोटल को काउंट करने की, आप क्या करा करो, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस किया करो, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करो, तो
तो ये माइनस किया तो 899 आएगा। और फिर ना लास्ट में एक और ऐड कर दिया करो। अगर क्वेश्चन में बिटवीन नहीं है, फ्रॉम है, यानी यहाँ से यहाँ तक सारे लेने ना, तो तब तो आप लास्ट में क्या करोगे, 1 प्लस करोगे, ये याद रखना। लेकिन अगर बिटवीन होता है तो मैंने आपको बताया था जो भी माइनस करके आता है ना 899, उसमें फिर लास्ट में -1 भी किया करो। जब बिटवीन ना हो, फ्रॉम हो, तब तो जो भी माइनस करके आए लास्ट में से पहले वाले को, उसमें लास्ट में 1 प्लस करते हैं। तो ये आ गया 900। तो अभी तो मेरा 900 है टोटल आउटकम। बट अगर यहाँ फ्रॉम की जगह बिटवीन होता तो जो भी ये माइनस करके आया होता ना, तो उसमें -1 एक और करना होता है। तो हमारे पास बिटवीन वाले टाइप में कितने हो जाते, फिर आपके 898 हो जाते टोटल। समझ आया? तो अभी बिटवीन नहीं, आपको सारे 3 डिजिट नंबर लेने हैं। तो इस हिसाब से तो +1 करना है लास्ट में। पहले माइनस करो इसमें से और फिर जो आए उसमें 1 प्लस कर दो। तो ये 900 आपके टोटल आउटकम्स है। अब आपको क्या कैसी पॉसिबिलिटी चाहिए, फेवरेबल में क्या चाहिए, 100 डिजिट में 8 आए, यानी 1s 10s 100 में तो 8 आए, और जो वंस या यूनिट डिजिट है उसमें 5 आ जाए। तो ऐसे आपको इस वाले डिजिट में 8 लाने के लिए 100 डिजिट में तो 800 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अब 800 में 8 तो होता है 100 में, बट लास्ट में मेरे को 5 चाहिए। तो ये 800 से 810 के बीच में तो 805 एक मिलेगा। फिर ऐसे 811 से 20 के बीच में 815 मिलेगा। ऐसे यानी हर एक 800 वाली लाइन में एक एक नंबर मिलेगा आपको, है ना। ऐसे करके लास्ट वाली जो 800 वाली लाइन होगी इसमें 895 मिल जाएगा। तो ऐसे यानी हर एक लाइन में एक एक मिलेगा। तो ये तो ऐसे ही काउंट होगा। वैसे नहीं तो आप AP की हेल्प से भी कर सकते हो। ये आपको लास्ट टर्म AN पता है और ये A पता है, और AN से A निकालना सबको आता होगा। या फिर इसको ऐसे ही काउंट कर लो, ये पहली लाइन में 1 मिला होगा, फिर दूसरी लाइन में 1 मिला होगा, तो 1 2 3 ऐसे करके 10 लाइनें बनी होंगी टोटल। तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। फेवरेबल कितने आपके पास, 10 है। अब आपको सिलेक्टिंग ऐसा नंबर की आपकी ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तो ये ऐसे 10 है और टोटल कितने हैं, 900 है। 0 से 0 कैंसिल, 1/90 इसका आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते थे, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बाकी ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 1/90 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 2 sin स्क्वायर 60 - 10 स्क्वायर 30 अपॉन सेक स्क्वायर 45। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है वो आना चाहिए। तो 2 एज इट इज़ लिख दो। sin 60 की वैल्यू लगाओ। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दो √3/2 पे। ऐसी 1030 की वैल्यू 1/√3, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाओ। सेक 45 देखो, सेक 45 अगर जिन बच्चों को नहीं आता, cos 45 तो पता होगा ना। cos 45 जो होता है आपका वो 1/√2 होता है। तो सेक उसका उल्टा कर दिया करो। तो ये 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब 2 एज इट इज़ √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है। जब भी रूट पे स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, और 2 पे स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, है ना। रूट पे स्क्वायर है तो रूट हटा दो, और 2 पे भी स्क्वायर है तो 2 2 जा 4। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा। एंड ये इसमें भी ऐसे करो, 1 का स्क्वायर तो 1, √3 पे स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद ये √2 का स्क्वायर, स्क्वायर है रूट पे तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाता है स्क्वायर जब भी लगाओ। अब आपको दिख रहा है ये 1/2 और ये ×3 है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3/2 है यानी ये, और ये 1/3 है। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम लिया 6 आएगा। जब ये अलग अलग प्राइम नंबर हो तो एलसीएम जो भी आता है उसको, इस नंबर को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले जाके। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, ये 2/1 है एक्चुअल में, है ना। तो जब भी नीचे वाला फ्रैक्शन होता है तो ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। 9 - 2 7 अपॉन 6 इंटू में हाफ। अब ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा ऊपर नीचे, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, तो 7/12 इसका आंसर है। आई होप सिंप्लीफिकेशन सब बच्चों को आता होगा, ध्यान से करना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये याद कर लेना वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। फाइंड करना है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो यहाँ पे आपको बोला है एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, और वो इस वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, √41। डायग्राम से समझते हैं।
तो पहले तो आपको बोला है पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स तो होता है बट वाई ज़ीरो होता है। एक्स एक्सिस में याद रखना वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और कोऑर्डिनेट बनाते वक्त एक्स आगे आता है वाई बाद में आता है, ये याद रखना। तो एक्स एक्सिस है तो वाई तो जीरो रखना है, तो एक्स को एक्स ही रख दो। तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट बोले तो एक्स कॉमा ज़ीरो रखा करो। और अगर वहीं पे आपको वाई एक्सिस का बोलते हैं तो आप वाई एक्सिस में एक्स को जीरो रखो, वाई को एज इट इज़, तो ये वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। अभी बोला एक्स एक्सिस का पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, √41, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √41 है। अब आपको जब भी कोऑर्डिनेट दिए और डिस्टेंस या तो निकालना हो या गिवन हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हो। अब ये कोऑर्डिनेट का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालने के लिए इस कोऑर्डिनेट को तो मैंने x1 y1 मान लेना है और इस वाले को चाहे आप x2 y2 मान लो। याद रखना एक्स वाई दोनों में एक्स वाई ये x1 y1 ये x2 y2। इसके बाद अब डिस्टेंस फॉर्मूला सब बच्चों को आना चाहिए। आप क्या करते हो, या तो इसके x में से इसका x माइनस करो उसका स्क्वायर कर दो, फिर इसके y में से ये वाला y माइनस करो उसका स्क्वायर कर दो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो। ये x2 में से x1 माइनस करो, यानी x में से x वाला माइनस करो स्क्वायर करो, y में से y वाला माइनस करो स्क्वायर करो और फिर प्लस कर दो और फिर लास्ट में रूट भी लगा दो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो यानी ए से बी यानी ए बी का जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब आपको x2 x1 में वैल्यू रख देनी है। इसका x कितना है 8 और माइनस x1 कितना x, मैंने क्या कहा है चाहे आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये x2 y2 लिया एक्चुअल में और ये x1 y1 लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो x2 x लिया है और x1 8 लिया है, x में से x वाला माइनस उसका स्क्वायर, फिर ऐसी y में से y वाला माइनस। अब देखो 0 में से मैं माइनस करूँगी ये, अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस है बट यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस y में से y वाला माइनस करो और उस पर स्क्वायर। अब यहाँ रूट है, सबको पता है अगर यहाँ से रूट हटेगा तो जब भी यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ की साइड स्क्वायर लग जाता है ना। तो ए बी स्क्वायर, अब ए बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है √41, तो ए बी की जगह हमने √41 रख लिया और इस पर स्क्वायर है। रूट पे कभी भी स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, 41 आ जाएगा। अब ये एक आइडेंटिटी से खुलेगा क्योंकि एक्स में से 8 तो माइनस नहीं हो सकता ना, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि एक x है और एक 8 है, नंबर से होता तो माइनस हो जाता बट x और 8 माइनस थोड़ी ना होंगे, तो इस पर ये आइडेंटिटी से खोलो। x का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी 2ab है ना। फिर 0 और 5 तो प्लस हो सकते हैं, 0 और 5 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर सॉल्व हो सकते हैं। तो 0 और 5 5 का स्क्वायर कर दो एंड ये तो मैंने बताया √41 का स्क्वायर 41 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 से 25, 5 2 जा 10 मत करना, गलत हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, 5 स्क्वायर मतलब ऐसे 8 स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 64, 2 8 जा 16x, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे ना, 2ab ये मल्टीप्लाई है तो 2 8 जा 16x। अब देखो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रही है ना, एक्स स्क्वायर भी है एक्स भी है, तो हमें क्वाड्रेटिक जब भी बनानी हो तो हम इन सब नंबर्स को एक साइड ले आते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ये 16x और फिर ये सारे नंबर जो है ये सारे ये नंबर भी यहीं ले आओ, तो ये नंबर तो प्लस के यहीं रहेंगे बट ये नंबर यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर्स होते हैं सारे, है ना, तो सबको एक तरफ लाना होता है इक्वल टू 0। अब ये प्लस प्लस तो प्लस कर दो फिर माइनस कर दो इसमें से इसको, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा प्लस का। अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं a जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है a कोफिशिएंट उसको c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को c से मल्टीप्लाई करो तो 1 है a और c कितना है 48, तो मेरे पास 48 इंटू 1 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब इस 48 के फैक्टर बनाओ, फैक्टर मतलब किस किस टेबल में 48 आता है, एक तो 48 इंटू 1 में आता है, एक 6 8 जा 48 भी होता है, एक 12 4 जा 48 भी होता है। आपको इन सब में से ऐसा नंबर लेना, ऐसा फैक्टर लेना है
जिससे ना प्लस माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आ जाए 16 आ जाए 16। तो 16 तो किस फैक्टर से आएगा, इससे आएगा ना 12 और 4 से। 12 और 4 को प्लस करके 16 आता है ना, तो यानी आप ये वाला फैक्टर ले लेना। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 448 एज इट इज़, बीच वाले नंबर को 16x जो था हमने उसे हमने इस फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे आएगा 12 और 4 से 16, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। और क्योंकि वहाँ भी x लगा है ना, 16 पे x लगा है, तो हम इन्हें इसके बाद में x लगा दिया, तो दोनों को प्लस करके 16x बन जाएगा। बट क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए हमने ये माइनस इसको ब्रैकेट में प्लस करके दिखाया है, इसलिए बाहर माइनस है। क्योंकि फिर ये माइनस अंदर जाएगा दोनों पे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, एंड ये एज इट इज़। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x और 12x में से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक x अंदर बचेगा, इसमें से सिर्फ 12 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लो, कितना आएगा 4 और 48 4 के टेबल में आता है ना। अब यहाँ बाहर माइनस है ना, तो ये दोनों में से पहले कॉमन लिया माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस था, और -4 में से यहाँ क्या बचा, तो 4 से 4 कटा तो x बचा, और 4 से 4 इसमें से तो x बचा, इसमें से क्या बचा 4 से इसको डिवाइड करके देखो 12 बचा। और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है तो ये जो प्लस है इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, तो बाहर अगर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा। अब मैंने आपको सिखा रखा कि ये ब्रैकेट ना बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट एक जैसी नहीं आ रही है तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। तो ये क्वाड्रेटिक को भी आपको सॉल्व करना समझा रही हूँ कैसे करते हैं। तो ये सेम आएगा, अगर ब्रैकेट तो कॉमन ले लेना, ये कॉमन आ जाएगा, फिर इसमें से अंदर x बचेगा और इसमें से अंदर 4 बचेगा माइनस का। या तो ये फैक्टर 0 के बराबर कर दो, या फिर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर कर दो। यहाँ से x -12 0 है तो x माइनस है तो ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, या यहाँ -4 है तो उधर जाके +4 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई। और क्योंकि पॉइंट आपने लिया था x, 0, तो पॉइंट दे पूछा है ना क्वेश्चन में, तो आपको ये पॉइंट में x की वैल्यू लगा के छोड़ना नहीं है, इस पॉइंट पे रखना है। तो x की जगह एक बार मैंने 4 रखा, y तो 0 था। फिर दूसरा पॉइंट बनाया मैंने, x की जगह तो 12 रखा और y तो 0 था। तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके, है ना, जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, √41 होगा। तो आई होप सब बच्चों को ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया होगा, एंड सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक को अच्छी तरह से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और ये मैंने डिटेल में ही भी समझा दिया कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शो करना है जो ये तीनों पॉइंट्स है ये वर्टिसेस होंगे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलेस का मतलब सबको पता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होता है, जैसे कोई भी ट्राइंगल है उसमें अगर कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाए, ये 2 या ये 2, कोई भी 2 साइड इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 2 साइड इक्वल आनी है। तो यहाँ पे मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए A B और C। तो यानी A कोऑर्डिनेट दिया है मुझे -5 6, है ना, और दूसरा दिया है B 3 0, और तीसरा दिया है 9 8। ओके, तो यहाँ पे हमको एक बार ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक बार बी सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और एक बार ए सी डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। और तीनों डिस्टेंस में से अगर कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे तो इट मीन्स हमारा ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्योंकि ए बी निकालना है यानी ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखा रखा है, एक्स में से एक्स वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, वाई में से वाई वाला माइनस करो उसका स्क्वायर, फिर प्लस करो फिर रूट करो, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने सीधा लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। जब मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालूंगी तो मैं ए का जो एक्स वाला और एक्स वाला पॉइंट है दोनों के, उनको माइनस करूँगी। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो देखो ये माइनस है ना ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है, बट अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना। सेम ऐसे इसके वाई में से इसके वाई वाला माइनस करो, वाई इसका 0 है इसका वाई 6 है, यहाँ तो माइनस नहीं लगा तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 0 - 6 का स्क्वायर। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, रूट और प्लस भी लगाते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब 3 और 5 नंबर है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्लस करो। 8 होगा 8 का स्क्वायर, ऐसे ये माइनस हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और -6 का जो स्क्वायर होता है वो +6 का भी स्क्वायर वही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, बात एक ही है। तो ये प्लस का 6 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसे। अब 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 ज़ा 64, 6 का स्क्वायर यानी 6 6 ज़ा 36, दोनों को प्लस करो। 100 100 का स्क्वायर रूट तो सबको आता होगा 10 होता है ना। तो यानी ए बी डिस्टेंस 10 आ गया। सेम ऐसे यहीं पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी पे भी लगाऊंगी और फिर लास्ट में ए सी पे भी लगाऊंगी। तो बी सी में क्या करूँगी, एक्स में से एक्स वाला माइनस करो, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, है ना, और फिर अंडर रूट। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे।
9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर, 8 - 0 8, 8 का स्क्वायर, ये भी देखो उतना ही आ गया तो ये 10 आ जाएगा। सेम ऐसे ए सी पे भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसके सी और ए में, यानी एक्स में से एक्स वाला माइनस करो, 9 में से जब आप माइनस करोगे इसको तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 9 + 5 का स्क्वायर। सेम ऐसे 8 में से इसको माइनस करो, 6 का स्क्वायर, 9 5 14 का स्क्वायर, 8 - 6 2 का स्क्वायर, 14 14 ज़ा 196, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 प्लस करो 200। अब √200 को, वैसे तो आइसोसेलेस प्रूव ही हो गया, ये भी 10 था और वो भी 10 आ गया था तो प्रूव हो गया था ना, इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी निकाल लिया मैंने। अब √200 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 200 के ना प्राइम फैक्टर कर लेना। अब ये 200 के प्राइम फैक्टर कर लिया आपने। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, इस 5 का पेयर बन रहा है, जिनके पेयर बन रहे हैं, एक 2 का भी पेयर बना, इस 2 के पेयर में से 2 बाहर निकाल लो ताकि रूट हट जाए। सेम ऐसे इस 5 का भी पेयर बन रहा है ना, पेयर मतलब 2 बार है ना, तो अगर 2 बार कोई भी पेयर में आ रहा है तो यानी वो रूट से बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल था तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये 2 5 ज़ा 10 और ये √2, तो 10 √2 हमारा ए सी आ गया है ना। हमको क्या बोला था, आइसोसेलेस, तो हमें दिखा कि ए बी और बी सी तो बराबर आए थे ना 10 10, तो यानी प्रूव हो गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब एनी टू साइड्स इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी का। देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन 26 देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए बी, और आपको बोला है कि प्रूफ करो ट्राइंगल एफ बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और डी ई एफ ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। सेम ऐसी डी ई एफ सिमिलर है ए बी सी, मतलब छोटा वाला छोटे के सिमिलर करना है, और फिर ये छोटा वाला जो डी ई एफ है ना, ये बड़े वाले की भी सिमिलर करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले तो आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल दिया ए बी सी, और फिर इन ए बी सी में ना ये सारे मिड पॉइंट दे दिए, बी सी का मिड पॉइंट डी दे दिया, ए सी का मिड पॉइंट ई दे दिया, और आपका ए बी का मिड पॉइंट एफ दे दिया है ना। तो ये सारे मिड पॉइंट गिवन है। अब आपको ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनको सिमिलर करना है। तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। जब भी आपको पता है कि ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो आपने 9th क्लास में, बल्कि इवन 10th क्लास में भी आप पढ़ ली होगी सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से। अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन जो होती है ना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना 9th क्लास में, ये लाइन जो होती है ये इसके पैरेलल होती है। अगर ये भी मिड पॉइंट है इस लाइन का और ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से जो लाइन होती है थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये डी ई एफ, डी तो बी सी का मिड पॉइंट है, डी ई एफ ऐसे ऑर्डर में लिखा ना, तो डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है आपका, ए बी का। तो ऐसे इनको भी ऑर्डर में लिखना। तो इससे हम कह सकते हैं कि ई एफ तो पैरेलल बी सी के हो जाएगा, है ना, ये मिड पॉइंट से जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल। ऐसे इन मिड पॉइंट से ये वाली लाइन एफ डी ये ए सी के पैरेलल हो जाएगी, और डी ई से जो लाइन आई वो ए बी के पैरेलल हो जाएगी, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इसको हम, मिड पॉइंट थ्योरम है ये, ठीक है। तो ये सारे पैरेलल है। अब अगर ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है तो ये आधे के भी तो पैरेलल होगा, तो ई एफ हम कह सकते हैं बी डी के पैरेलल है। ऐसे ये वाला ई डी ई इस बी एफ के पैरेलल है, पूरे के भी पैरेलल, तो इसके भी तो पैरेलल होगा, है ना। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम नहीं बन गया, ये क्या बन चुका है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका नाम क्या है, बी डी ई एफ। बी डी ई एफ क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट पेयर पैरेलल है ना इसके, ये वाला पेयर इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं ना, तो 1 तो 2 के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 3 4 के इक्वल, ये कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर 3 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर पैरेलल लाइन है ना क्योंकि, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 3 4 के इक्वल है अल्टरनेट। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है ई वाला 2 इस 1 के इक्वल है, मैंने सिंगल कट लगाया, ये डबल कट 3 4 के इक्वल है।
तो अगर मैं इसका नाम लिख रही हूँ BDF, तो 1 से 4 पे रोटेट किया ना BDF, तो इसके 1 से 4 पे रोटेट किया, तो इसको 2 से 3 पे रोटेट करो EFD, यानी ये अगर दो एंगल इनके इक्वल है तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एंगल सिमिलैरिटी से। और यही तो हमें सिमिलर करना था कि ट्राइंगल BDF या FBD, अगर इसको मैं FBD बोलूँगी, FBD, तो इसको बोलूँगी इसको FBD बोला है तो इसको DEF, है ना। यस, नेमिंग आप ध्यान से करना। अगर इसको FBD बोल रहे हो, FBD ट्राइंगल, तो कैसे रोटेट किया है, FBD, पहले F लिया है और फिर B से D पे रोटेट किया है। तो ऐसे इसको भी करो, पहले D लो, D, फिर इस वाले से इस पे रोटेट करो, DEF, तो DEF क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नाम लिख देना इनका। तो ये इसके सिमिलर हो गया एंगल सिमिलैरिटी से। सेम ऐसी अब मैं सिमिलरली करके ये दोबारा पूरा नहीं लिखूंगी, जैसे इसमें तो मैंने करके दिखाया कि एक पैरेललोग्राम है, बट अब देखो जैसे ये एक पैरेललोग्राम बना है, ऐसे ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन सकता है। क्या नाम है इसका, DCEF। ये भी क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसका ये वाला एंगल 3, देखो अपोजिट एंगल है ना, 3 और 5 इक्वल हो जाएगा, और एंगल 5 को हम एंगल C बोल सकते हैं ना, है ना, और एंगल 1 को हम एंगल B भी बोल सकते हैं। तो देखो इसका एंगल 1 यानी एंगल B तो इस छोटे वाले ट्राइंगल के 2 के बराबर है, और इस वाले का एंगल C जो है, एंगल 5 जो है, वो इस छोटे वाले के 3 के बराबर है। तो इस छोटे वाले में और बड़े वाले में इसके 1 और 5, इसके 2 और 3 बराबर हो गए ना, तो यानी दो एंगल बराबर है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, यानी एंगल B, इसका जो छोटे वाले का एंगल 2 है वो बड़े वाले के एंगल B के बराबर है, और छोटे वाले का एंगल 3 बड़े वाले के एंगल C के बराबर है। तो ये जो ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर हो जाएगा एंगल से। तो यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर में से ही है, सिमिलर ट्राइंगल में से। एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, PNQ बोला है कि AB और AC पे पॉइंट है, ऐसे कि PQ पैरेलल है BC के। तो ये क्वेश्चन भी देखो, इसका डायग्राम ये है, ट्राइंगल ABC दिया है, P पॉइंट तो AB पे है, Q पॉइंट AC पे है, और PQ जो है पैरेलल है पूरी BC के। PQ पूरा पैरेलल किसके है, BC के। तो PQ पैरेलल किसके, BC के। और आपको बोला क्या करने को, आपको बोला है कि मीडियन AD, ये मीडियन है, AD जो है मीडियन है, मीडियन का मतलब समझ के BD और DC बराबर हो जाएंगे। अगर AD मीडियन है तो BD और DC क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको गिवन है AD मीडियन है तो यानी BD बराबर DC होगा, ये आपको गिवन है, BD बराबर DC, है ना। और प्रूफ क्या करना है आपको, क्वेश्चन में प्रूफ करना है, बाइसेक्ट कर रही है PQ को, जो AD मीडियन है PQ को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो PR और QR बराबर करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, PR और QR, PR और QR बराबर करने हैं।
हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन समझ आ गया ना। पी आर पैरेलल है बी सी के, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और साथ में बी डी डी सी के इक्वल भी गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, ये जो ए डी मीडियन है ये पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी पी आर क्यू आर के इक्वल है। हाँ जी, हेलो हेलो। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है इसके, तो ये छोटी वाली इसके भी पैरेलल होगी ना, ये वाली इसके पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए पी आर है, ए पी आर और ए बी डी, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये सिमिलर हो जाएगा ना। जब भी ये पैरेलल होती है, आपने पढ़ा भी होगा सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम में, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो छोटा ट्राइंगल होता है और जो बड़ा ट्राइंगल होता है ये सिमिलर हो जाता है ना। तो इसमें ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ए पी आर और ए बी डी, ये सिमिलर हो जाएंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो एंगल 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे एंगल 3 4 के बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना। तो यानी ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो इसका छोटे वाले की साइड कितनी है, ए पी, और बड़े वाले की क्या है, ए बी। तो इनका साइड्स का रेशो ए पी अपॉन ए बी, ऐसी ए आर अपॉन ए डी, या फिर पी आर अपॉन बी डी, है ना। मुझे ये वाली लाइन यूज़ करनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो वैसे तो मैं ये अपॉन ये भी इक्वल कर सकती थी, ये अपॉन ये बड़ी वाली, बट मुझे ये वाली यूज़ करनी है। तो इसकी छोटी वाली तो इसकी बड़ी वाली साइड के, इसकी ये वाली साइड लिए तो इसकी ये वाली साइड लो, पी आर अपॉन बी डी, ये इक्वल हो जाएगी फर्स्ट। सेम ऐसे आप इस साइड भी कर लो, ये ए क्यू आर भी क्या हो जाएगा, ए सी डी के सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरली जैसे इसको किया है। अब इसमें भी देखो ए क्यू, इसकी छोटी वाली साइड, छोटे वाले ट्रायंगल का ए क्यू और बड़े वाले का ए सी, ऐसे इसका क्यू आर और इसका डी सी। ओके, ये सेकंड हो गया। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको और क्या दिया हुआ है, ए पी बाई ए बी, आप ये भी कह सकते हो सबसे बड़े ट्राइंगल में ए पी बाई ए बी, ए क्यू बाई ए सी हो सकता है ना। बड़े ट्राइंगल में ए पी क्यू और ए बी डी, ए बी सी भी तो सिमिलर है, ए पी क्यू छोटा वाला और सिमिलर है ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी। तो इसका भी, इसकी छोटी साइड इसकी बड़ी, इसकी छोटी इसकी बड़ी, तो ए पी बाई ए बी, ए क्यू बाई ए सी, है ना, इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को देखूं तो देखो ये ए पी बाई ए बी इसके इक्वल है, और ए क्यू बाई ए सी इसके इक्वल है, और अगर ए पी बाई ए बी पी आर बाई बी डी के इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो इससे और ये इसके इक्वल है। यहाँ से भी ए पी बाई ए बी ये इसके इक्वल था, और ए पी बाई ए बी इसके भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में ए क्यू बाई पी आर बाई बी डी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, पी आर बाई बी डी क्यू आर बाई डी सी के। ठीक है,
तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इससे बी डी और डी सी तो क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है, मैंने अभी बताया। तो ये पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पी आर और क्यू आर, है ना। और यही तो आपको प्रूव करना है, पी आर क्यू आर यानी ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर 18 है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 9/40 है, फाइंड करने हैं नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 27 तो बहुत ही सिंपल है। सम ऑफ टू नंबर 18 यानी फर्स्ट नंबर को तो आप x मान लो, और जो सेकंड नंबर है उसे आप कैसे निकालोगे, अगर सम 18 है तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, 18 में से x को माइनस करके तो आएगा। जब दो नंबर का सम दिया हो तो पहला अगर x है तो दूसरा 18 माइनस x करके आएगा। फिर आपको कंडीशन लगानी है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करो 1/x आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो, नीचे इसके 1 है ना, तो 1/18 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर इनका रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल्स का सम कितना है आपका, आपका है 9/40। अब इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, ये फ्रैक्शंस है ना तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये भी आएगा एलसीएम में और ये भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों। और फिर ये जब अलग अलग होते हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 18 माइनस एक्स 1 से होगा तो 18 माइनस एक्स आएगा, और x 1 से होगा तो x आ जाएगा, इक्वल में 9/40। अब एक माइनस एक्स है और एक प्लस एक्स से कट जाएगा। अब ये है 18 और नीचे क्या है, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को 18 से करो तो 18x, फिर x को x से करो तो x का स्क्वायर, और देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, इक्वल टू 9/40। जब भी ये पूरा फ्रैक्शन बन जाए और ये भी पूरा फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 40 करोगे तो 720 आ जाएगा, और 9 को इस पूरे से करो, 9 को इस पूरे से, 9 को 18x से करो, 9 18 9 सा कितना होता है, 18 9 सा होता है आपका 162x, माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 720। क्वाड्रेटिक बन रहा है, देखो 9x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस ना लो के हम प्लस करना चाहते हैं तो इसकी साइड बदलो, तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको भी वहाँ ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, और क्योंकि ये दोनों वहाँ गए तो ये तो अपनी जगह पे है तो ये प्लस का ही रहेगा। अब 9 कॉमन ले लो, 9 से सब डिवाइड हो जाएंगे, 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 ज़ा 9, 9 में कब आएगा, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 7 ना, 9 8 जो 72, 18x। वैसे तो यहाँ भी काट सकते थे, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता, यहीं पे कट जाता। चलो यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 9 8 जा 72 0। क्वाड्रेटिक अभी सिखाया ना मैंने आपको, इसके आगे 1 है और इसके आगे 80 है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 इंटू 80 कितना होता है, 1 इंटू 80 80। अब आपका 80 के फैक्टर करो कि 18 आ जाए, तो 80 के फैक्टर सोचो, 10 इंटू 8 80 होता है ना, 10 इंटू 8 से 18 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है ब्रैकेट में ले लो, 10 और 8 को प्लस करोगे तभी तो 18 आएगा, तो 10x प्लस 8x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। अब कैसे सिखाया आपको, एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल दो, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, एंड ये प्लस का 80 इक्वल्स टू 0। अब आपको x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ एक x बचा, यहाँ पे 10 बचा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 8 और 80 में से 8 कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो ले लो, x तो नहीं है कॉमन, अंदर इसमें से 8x में से 8 बाहर है तो x बचा, 8 में से 80 10 8 10 जा, और बाहर माइनस है और ये प्लस है तो ये बदल जाएगा, इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 10 और एक आ गया x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो या तो x माइनस 10 0 है या फिर x माइनस 8 0 है। यहाँ से x माइनस 10 है तो प्लस 10 और x माइनस 8 है तो प्लस 8, ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो पहले एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा है, बट एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो अल्फा बीटा ना हो के अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक पॉलिनोमियल के तो जीरो अल्फा बीटा है बट दूसरा नया बनाना हो, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, इससे मुझे ए बी सी मिल जाएंगे। ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ है 6, बी जो एक्स के साथ है यानी बी एक्स के साथ यानी एक्स के साथ कितना है -5, माइनस लेना होता है -5, सी क्या है +1। अब आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल के जीरो तो अल्फा बीटा है, तो इनके जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा बीटा जीरो है ना इस पॉलिनोमियल के, तो इसका सम ऑफ जीरो कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है आपका -b/a। अब ये माइनस फॉर्मूले का और b पे भी एक माइनस है देखो यहाँ पे, तो दो दो माइनस प्लस हो जाएंगे और अपॉन में a कितना है 6, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 5/6 आ गया। सेम है सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। सी कितना है 1 एंड a कितना है 6, तो 1/6 आ जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल से तो मैंने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा बीटा भी। अब मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। नया पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। क्या है उसके जीरोस, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो देखो जब इसके नए पॉलिनोमियल के जीरोस तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अब इसका सम और प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा नए वाले का। अब सम में अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी प्रोडक्ट में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, मेरे को अल्फा बीटा अलग अलग तो पता नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगी, इस जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो ना तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ये देखो अलग अलग पे स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर नहीं है, अलग अलग पे स्क्वायर है जब, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है इस फॉर्मूले को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर निकालना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, ये याद रखना, जब भी ये निकालने को आए तो आप इसे इस फॉर्मूले में तोड़ना। अब अल्फा प्लस बीटा आपने पुराने वाले पॉलिनोमियल से निकाला है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका पुराने पॉलिनोमियल से निकल के आया था 5/6 और अल्फा बीटा आया था 1/6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने 5/6 रखा, उस पे स्क्वायर 2 एज इट इज़, अल्फा बीटा कितना आया था 1/6। अब 5/6 का स्क्वायर खोलो, 5 पे स्क्वायर किया 25, 6 पे स्क्वायर किया 36, है ना। एंड 2 इंटू 1, 2 1 2 अपॉन में 6, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला इसके नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई 6 है। इनका एलसीएम लो 6 और 36 का, ये एलसीएम आएगा आपका 6 और 36 का, 36 में आता है ना एलसीएम बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, जब ये इसमें आता है तो बड़ा वाला नंबर आपका एलसीएम होता है, तो ये 36 आ जाएगा। अब 36 में 36 1 पे आता है ना, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 25, एंड 6 पे 36 कब आता है, 6 पे आता है ना, तो 6 6 जा तो 2 6 जा 12 कर दो। इस पे ये 6 पे आता है ना, तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12। अब माइनस करो 13/36, तो ये आपका नए पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ नए पॉलिनोमियल का जीरोस का निकालो, तो प्रोडक्ट में इसका अल्फा नहीं है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। आप इस पे स्क्वायर दोनों पे और इनटू है, तो जब दोनों पे सेम पावर हो तो मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट का रूल आपको पता है ना, पावर को एक बार लिख दो और अंदर अल्फा इंटू बीटा कर दो, तो अल्फा बीटा को एक साथ लिख के स्क्वायर एक साथ एक बार में ले लिया, एक्सपोनेंट के रूल। अब अल्फा बीटा आपने पुराने पॉलिनोमियल से निकाला था 1/6 आया था, इस पे स्क्वायर, तो 1/6 यानी 1/36 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास नए पॉलिनोमियल का सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब मेरे को नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल बनाना हो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर नया पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका सम ऑफ जीरो नए वाले का लेना है, नए वाले का सम ऑफ जीरो हमने निकाला कितना आया 13/36 और बाहर एक्स है, एंड नए वाले का ही प्रोडक्ट लो, कितना आया 1/36 इक्वल्स टू, यहाँ जीरो लगा दो क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम में 36 आया ना एलसीएम, तो जो 36 नीचे आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। अब एलसीएम 36 है तो 1 में 36 कब आता है 36 पे ना,
तो इसको 36 से मल्टीप्लाई किया, 36 पे 36 1 पे आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 1 से, 1 पे आता है तो 1 से करोगे इसको भी, तो ये हमारा आ जाएगा नया वाला पॉलिनॉमियल। तो जब भी आपको कोई पुराना पॉलिनॉमियल दिया हो, याद रखना पहले उससे आप ABC निकालना, उसके सम ऑफ जीरो, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना। और जो नया पॉलिनॉमियल बनाना होता है ना, उसके जीरोस देख लेना क्या गिवन है, उससे उसका भी सम और प्रोडक्ट निकालना उस नए वाले का, ठीक है, उस नए वाले का सम और प्रोडक्ट निकालना। अब उस नए वाले में क्या है कि अगर स्क्वायर लगा ना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, अदरवाइज उस नए वाले जीरोस को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना कि पुराने वाले जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपको यूज़ करना आ जाए। तो जैसे मैंने इसको मॉडिफाइड इस फॉर्मूले में कहते हैं पुराने वाले से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाला था ना हमने, तो वो यहाँ रख देना है। ऐसी प्रोडक्ट भी नए से निकालो, उससे उसे भी कुछ ऐसे मॉडिफाइड करना कि पुराना वाला अल्फ़ा बीटा आपको मिल जाए, और फिर नए पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला लगा देना, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपको 1 गिवन है और आपको प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका कितना आएगा, प्लस या -1 आएगा, ठीक है, ये प्रूव करना है। अगर ये 1 है तो ये कितना आएगा, -1 या +1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, इसका भी यूज़ करना है और इसका भी, ये भी लाना है। तो इन दोनों को एक साथ कुछ ऐसे तरीके से अरेंज करो कि कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखो ये आपको गिवन है, अब ये गिवन है आपको, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से इसे कर लेना, एंड CBSE बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का भी यूज़ करना, और ये तो ये दिया हुआ और ये हमें निकालना। हमने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा कि इस पे भी स्क्वायर लगा दिया प्लस इस पे भी स्क्वायर। इससे क्या होगा ना कि हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको भी और इसको भी, देखो इसको एक्सपेंड किया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, ऐसे इसको भी एक्सपेंड करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो +2ab -2ab तो कट जाएगा। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लो। तो ये वैल्यू आपको पता है ना, आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 वैल्यू होती है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। अब आपने इसको एक्सपेंड करके भी यहाँ खोला, और क्योंकि मुझे ये गिवन है और ये निकालना है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड करके भी अलग से सॉल्व करूँगी और इसको मैं वैल्यू रख के भी यहाँ पे अलग से सॉल्व करूँगी। तो इसकी जगह कॉस प्लस साइन कितना दिया था, 1 दिया था आपको, तो इसकी जगह मैंने वैल्यू 1 रखी, इस पर स्क्वायर लगा दिया, एंड ये मुझे निकालना है, ये ऐसे ही रहने दिया, 1 का स्क्वायर 1, ये निकालना है, एंड ये सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये निकालना है आपको, तो पहले +1 को यहाँ लेके माइनस करो, 2 - 1 1 हो जाएगा, एंड ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना निकालना है, स्क्वायर थोड़ा निकालना है, तो मैंने ये स्क्वायर को यहाँ भेजा, तो स्क्वायर को जब यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से, जब यहाँ से स्क्वायर यहाँ जाता है तो रूट लग जाता है, ठीक है, और फिर ये आ गया √1। और आपको पता है कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, बट वो आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। जब भी स्क्वायर रूट लगाओ तो आंसर प्लस माइनस में आता है। हाँ, अगर डिस्टेंस है, कोई लेंथ है, तो वो हम सिर्फ प्लस कंसीडर करते हैं, बट रूट का आंसर हमेशा दोनों वैल्यूज देता है, प्लस और माइनस दोनों। तो आंसर ये आ गया ना प्लस माइनस, यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, फर्स्ट है इसका, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड एरिया फाइंड करना है फेस ऑफ द क्लॉक का, डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट हैंड वाले क्वेश्चन मैंने क्लॉक वाले बहुत बार सिखा रखे हैं आपको, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs 4 से 5 जरूर कर लो, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस करने बहुत आसान लगने लगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और उसके प्रीवियस पार्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको चेक कर लेना। तो मिनट हैंड वाले क्वेश्चन में जब भी आपको बोले कि क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो इतनी लॉन्ग है, तो इट मीन्स ये रेडियस गिवन है आपको। रेडियस जो भी लेंथ होती है मिनट हैंड की, वो रेडियस होती है, ये रेडियस गिवन है आपको, है ना। रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया फाइंड करना है आपको मिनट हैंड का 35 मिनट्स में। तो आपको याद रखना है जो भी एंगल बनता है ना 1 मिनट में मिनट हैंड का, वो 6 डिग्री बनता है, ये याद रखो। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो अगर 35 मिनट कवर किया उसने, तो 35 × 6 कर दोगे तो ये आ जाएगा 210। अब आपको पता है मिनट हैंड अगर कुछ मिनट चली है तो उसने एक एरिया स्वैप किया, वो जो एरिया बनेगा वो एक सेक्टर का एरिया बनेगा। तो वो जो एरिया है वो एक सेक्टर का एरिया बनेगा,
बस क्लास ओवर होने वाली, सेक्शन सी तक करेंगे कवर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दी हुई है 18, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ 18 है ना, तो 18 रेडियस है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। थीटा कितना आया अभी मैंने निकाला 210 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 पे कैंसिल हो गया, फिर 18 2 ज़ा 36 पे कैंसिल हो गया, 18 वन ज़ा 18 टू ज़ा 2 से ये 18 9 पे कैंसिल हो गया, तो 22 9 3 ज़ा 27, इसको मल्टीप्लाई करो तो इतना एरिया आ जाएगा 594। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 60, ओ ए 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको ये एक सेक्टर भी दिया हुआ, ए ओ बी पूरा एक सेक्टर है और ये एक सेगमेंट बन रही है। देखो ए बी सेगमेंट का मतलब समझते हो ना, जब कोई भी सर्कल में एक लाइन कॉर्ड जो होती है ये एक माइनर सेगमेंट बना देती है और जो बचा हुआ ऊपर है वो मेजर सेगमेंट होता है, और सेक्टर तो ये होता है। तो ये सेक्टर को अगर ऐसे हटा दूँ तो ये एक सेगमेंट यहाँ पे नीचे बन गई है ना। तो कोई भी सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, इस ए ओ बी सेक्टर जो माइनर सेक्टर है इसका सेक्टर का में से ये जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसको हटाना पड़ेगा माइनस, तभी तो ये बचेगा सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे आती है, सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल बनेगा उसको माइनस करके। अब ये ट्राइंगल देखो, ये वाला एंगल 60 है और ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होती है। तो ध्यान रखना जब भी कोई ऐसा सेक्टर जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो सेंटर पे, तो क्योंकि रेडियस रेडियस के इक्वल है ना, तो ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। और ये 60 + x + x 60 + x + x 2x = 180, तो 2x आपका आ जाता है 180 माइनस 60 यानी कि 120, तो x आ जाता है 60, यानी कि ये सारे एंगल ना 60 60 के बन जाते हैं। तो जब भी आपको सेंटर पे 60 का एंगल दिया हो ना, तो यानी एक आइसोसेलेस ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है, याद रखना इसको। तो जो भी आपका 60 डिग्री वाला एंगल अगर सेक्टर पे बन रहा है सेंट्रल एंगल, तो वो जो ट्राइंगल बनेगा ना वो इक्विलेटरल बनेगा। और इक्विलेटरल का फॉर्मूला आपको सबको आता होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड आपकी रेडियस है, यहाँ पे इस ट्राइंगल की साइड क्या है, रेडियस ही तो है, तो रेडियस का स्क्वायर √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। और सेक्टर का तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। अब पाई 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 14 थी, 14 दो बार लिख दिया, थीटा कितना है 60 एंड अपॉन में 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर 14 × 14। अब आप देख लो ये मल्टीप्लाई सारे और ये भी मल्टीप्लाई में माइनस है बीच में, तो जब ये पूरा मल्टीप्लाई और ये पूरा मल्टीप्लाई तो कॉमन ले सकते हो, 14 × 14 यहाँ भी और यहाँ भी है तो कॉमन ले लो। तो 14 × 14 कॉमन आ जाएगा और इसमें से अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें से 22/7 और 60/360 तो कैंसिल कर दिया मैंने, 61 जा 66 जा 1/6 बचा है ना, 22/7 और 1/6 अंदर बचेगा क्योंकि ये कॉमन है, एंड इसमें से ये कॉमन है तो ये बचेगा बस। तो 22/7 1/6 और बचा क्या √3/4 और फिर इसे कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 2 11 जा। अब ये सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11 7 3 जा 21 एंड ये √3/4। √3 की वैल्यू आपको ना क्वेश्चन में गिवन है, √3 आपको दिया हुआ है 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 है एंड अपॉन में 4 भी है। अब इसका एलसीएम ले लो, 21 और 4 का एलसीएम दोनों प्राइम मतलब अलग अलग नंबर में टेबल में आते हैं ना, तो इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई से आ जाता है 84। 21 और 4 का एलसीएम 84, 21 में 84 कब आता है खुद सोचो, 21 में 4 पे ही आएगा ना 4, हाँ ये इस पे 4 पे आएगा, तो इसको तो ये 4 पे आता है ना एलसीएम, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 में ये कब आएगा, ये दोनों अलग अलग टेबल पे आते हैं तो ये इसमें इतने में आएगा और 4 में ये 21 पे आएगा। तो 4 में 21 पे आता है तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 173 को 21 से, 2 2 3 6 2 से 14 2 1 2 1 3 3 7 6 13 6 3 6 3 3
तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 36.33। ठीक है, 36.33। और फिर इसमें से इसको माइनस करो 44.00 में से 36.33, तो ये आएगा आपका 10 - 3 7, और 9 - 3 6, 13 - 6 7, और 3 - 3 0। माइनस करके देख लेना, ये आएगा आपका 7.67। और बाहर क्या था, ये 14 से ये कट जाएगा, देखो 1484 से 6 पे कट जाएगा। ठीक है, 14 6 ज़ा 84, और फिर 14/6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 2 7 जा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 3 से डिवाइड करो। तो इसको आंसर मुझे करके बताना कितना आएगा आंसर। आंसर कमेंट करके बताइए कितना आएगा डिवाइड करके जब आप करोगे तो। सेवेंटीन पॉइंट एट नाइन इतना आंसर आ जाएगा। गुड। ठीक है, 17.89। तो ये आप एक बार कैलकुलेशन पार्ट अपने आप करके देखो, फाइनल आंसर शायद यही आएगा, 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन तो रट गया होगा, इतनी बार हर एक PYQ में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अगर नहीं भी आता तो मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ये अलग से डाला हुआ है, √3 √5 को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन C कंप्लीट होता है। तो आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जिन बच्चों ने इसका सेक्शन ए कंप्लीट नहीं किया है, इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अभी मैं इसके जल्दी जल्दी आंसर्स डिस्कस कर लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी डिटेल्ड कंसेप्ट आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड जीरोस आपको निकालने थे पॉलिनोमियल के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px वाला है ना, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px वाला होता है तो यानी कि उसके जो जीरोस होते हैं ना वो x पे मिलते हैं, x एक्सिस पे मिलते हैं। जब भी Px वाला होगा तो जीरोस x पे मिलेंगे, x की वैल्यू को हम जीरो कहेंगे, और वो x एक्सिस के पॉइंट होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये पैराबोला के 4 पॉइंट दिए हुए आपको है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ये तो सबको पता है। तो इसके 4 पॉइंट दिए हुए आपको। अब आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। मैंने अभी क्या बताया आपको, Px है तो इसके x की वैल्यू ही जीरोस है, और वो कहाँ मिलती है, एक्स एक्सिस के पॉइंट पे मिलती है। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट पे मिलेगी, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा कि इसका एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक -60, एक्स एक्सिस का पॉइंट बताया था ना अभी मैंने, जिसमें y 0 होता है उसे एक्स एक्सिस का पॉइंट कहते हैं। तो ये 2.60 और -60 तो इसके एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। और एक कोई पॉइंट है 4 - 20, वो शायद ऐसे यहाँ कहीं आ रहा होगा।
और मतलब कुछ ऐसा पैराबोला होगा ये, जिसके 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे होंगे और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, और एक वाई एक्सिस पे भी आ रहा है इसका एक पॉइंट 0 - 30, यानी कि वाई एक्सिस पे -30 पे काट रहा है ये। तो कुछ ऐसा पैराबोला होगा ये। तो हमको तो क्योंकि पी एक्स वाला पॉलिनोमियल में जीरोस एक्स की वैल्यू पे मिलेंगे जो कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे होंगे, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट एक तो ये है और एक ये है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के 2 ही पॉइंट है, तो जीरोस आपको इन 2 पॉइंट पे मिलेंगे। तो इन 2 पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यूज़ है कितनी है, -6 और 6 है। तो -6 और 6 इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, के की वैल्यू फाइंड करो और इनकंसिस्टेंट बोला है। तो इनकंसिस्टेंट में मतलब पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन होता है, और कंडीशन ये लगानी चाहिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 नॉट इक्वल होता है। तो A1/A2 एक्स के कॉफिशिएंट 3 और 6 है, B1/B2 वाई के कॉफिशिएंट्स होते हैं -k और 10 है, और C1/C2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो या तो राइट साइड पे हो दोनों के दोनों, या दोनों लेफ्ट साइड पे हो। ठीक है, तो ये 7 और 3 राइट साइड पे है, तो ये दोनों ले लो। अब यहाँ तो नॉट इक्वल है, तो के यहाँ से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले काट दो, 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10 और 2 -k -2k, और के निकालना तो -2 देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में आ गया -5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सीकेंड बहुत सारी बनाई जा सकती है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यस। एक पॉइंट से देखो सर्कल पे कोई भी पॉइंट है तो उससे सीकेंड, मतलब सीकेंड पता है ना, ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाए, तो इस एक पॉइंट से ये भी सीकेंड जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी, तो ये तो ट्रू है आपका। उसके बाद बोला ओनली वन टेंजेंट रन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल ऑन सर्कल बोला, ऑन सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट है, देखो ऑन सर्कल का मतलब सर्कल की बाउंड्री पे होना चाहिए। तो एक बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को सिर्फ इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टच करके जाती है। तो टेंजेंट होती है जो टच करके जाए, और सीकेंट होती है जो इंटरसेक्ट करके जाए। तो एक पॉइंट से बहुत सारी सीकेंट बन सकती है, बट टेंजेंट तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके जाएगी ना। ऑन सर्कल बोला है। हाँ, अगर एक्सटीरियर होता, सर्कल के बाहर होता कोई एक पॉइंट, तो उससे 2 टेंजेंट बन सकती थी एट ए टाइम, बट ये एक ऑन सर्कल बोला तो एक ही टेंजेंट बनेगी। तो ये ठीक बोला है कि एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल एक ही टेंजेंट बनेगी, बिल्कुल ठीक है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट ऑन द सर्कल को ज्वाइन करती है, ये भी ठीक है। कॉर्ड का मतलब ये तो होता है जो 2 पॉइंट ऑन द सर्कल है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं, तो ये भी ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, इनसाइड अ सर्कल एनी 2 टेंजेंट, देखो टेंजेंट हमेशा ऑन सर्कल से बनती है। इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो वो तो इंटरसेक्ट करके चला जाएगा ना, तो फिर वो टेंजेंट होगा ही नहीं। तो ये वाला लाइन आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ एन AP 7n-4 कॉमन डिफरेंस AP का आपको निकालना है। जब भी आपको कोई भी nth टर्म n की टर्म में दी होती है, और मैंने ये आपको बताया भी था कि nth टर्म जब भी फॉर्मूला ऐसा दिया होता है तो वो लीनियर होता है हमेशा, और जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, ये भी याद रखो। तो nth टर्म आपको कुछ इस फॉर्म में दी है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जब भी an ऐसे फॉर्म में दी होती है तो आप क्या करो, n की जगह पहले 1 रख दो, तो A1 7, n की जगह 1 रखो, -4 सॉल्व कर लो, 7 1 7 -4 3 आ गया। एंड ऐसी n2 रखो इस वाले में, तो n की जगह 2 रखो, 7 2 14 -4 10 आ जाएगा। उसके बाद d निकाल लो माइनस करके A2 में से A1, तो d आपका 7 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो आप ऐसे 1 2 3 रख के AP भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पे है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर लेंथ, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, और आपको बोला है कि हाइट ऑफ द कोन निकालो। तो कंडीशन लगा दो, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे दोनों की रेडियस तो सेम दी हुई है क्वेश्चन में, हाइट बट कोन की अलग होगी, है ना। तो रेडियस से रेडियस भी काट सकते हो आप चाहो तो रेडियस स्क्वायर रेडियस क्यूब से कटेगा तो एक रेडियस यहाँ बच जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट आ गया 4r, r की वैल्यू 5 थी, तो 4 5 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हाइट निकल जाएगी। बाकी सारे क्वेश्चन भी मैंने डिटेल सोल्यूशन करा रखे हैं, तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो को देख लेना। इन सब के आंसर्स आपको इससे प्रीवियस वाले पार्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इन सब के आंसर्स भी आप चेक कर लेना डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन डी और ई को कवर कर लेंगे।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि जल्दी जल्दी इसके आंसर्स आपको मिल जाए। आपकी प्री बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस करते रहिए एंड लर्न करते रहिए। एंड वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।